Good morning, dear students. Today I am explaining first chapter of history, what, where, how and when. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री है क्या। इस क्लास में आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। अतीत के बारे में पढ़ने को हिस्ट्री कहते हैं। ओके, ऐतिहासिक कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमारी पूरी लाइफ चेंज हुई है, उनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, ब्रिटिश यहाँ कब आए थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, उन्होंने क्या किया था, वो कहाँ की क्वीन थी। तो ये सब चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके बारे में हम अपनी किताबों से जानते हैं या बड़ों के किस्से कहानियों से जानते हैं या किसी बिल्डिंग को देखकर हम जान पाते हैं अपने इतिहास के बारे में। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री के बारे में खोज कर कर फिर हमें बताते हैं, उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। व्हाट इज़ हिस्ट्री अबाउट? हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या क्या है, हम ह्यूमन बीइंग के लाइफ में टाइम के साथ किस तरह से चेंजेस हुए हैं इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि किन चीज़ों से इन बातों का प्रूफ मिलता है कि हम लोगों की लाइफ जो है वो टाइम के साथ चेंज हुई है। हीरोडोटस नाम के एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जिस तरह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वैसे ही इन्हें हीरोडोटस जी को फादर कहा जाता है हिस्ट्री के। इन्होंने पहली बार एक बुक लिखी थी जो कि ग्रीको पर्सियन वॉर के ऊपर थी। तभी वहाँ से ये चलन स्टार्ट हुआ कि किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में लिखने को हिस्ट्री कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द पास्ट। अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री पढ़ें, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमें जाने कि भारत कब आज़ाद हुआ या हमारे ऊपर किस किस ने अटैक किया है, कौन कौन से पुराने टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ, ये सब जानना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि हमें हमारी रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए पर वो अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होता, वैसे ही हम अपनी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भले ही आपको फील ना हो, आप कहोगे अब कोई मरा, ये जिया, किसी ने लड़ाई की, कोई आया, कोई गया, मुझे क्या, पर वो पता होनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपके पापा जी का नाम क्या है। क्यों पता होना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान में सामान खरीदने जाओ और अंकल बोलेंगे पहले पापा जी का नाम बताओ तब दूंगा सामान। ऐसा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। क्यों? ताकि आपको पता रहे कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ हमारे नेम के साथ जो सरनेम हम यूज़ करते हैं वो हमारे रूट्स के बारे में बताता है। ओके, तो हिस्ट्री पढ़नी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें हमारी रूट्स के बारे में अच्छे से पता हो। To understand people and societies better, to survive difficult time, to know our own route, to develop an objective perspective। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, लोगों और सोसाइटी के में जो जो चेंजेस हुए हैं उसे समझने के लिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। अपनी रूट्स को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री पढ़ें। डेटिंग ड इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। अब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपने कभी बुक में ध्यान से देखा होगा हिस्ट्री की, तो कुछ डेट्स लिखी हुई होती है और उन डेट्स के साथ में कुछ अल्फ़ाबेट उन्होंने शो कर रखे होते हैं, जैसे कि BCAD। इनका मतलब क्या होता है? ओके, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, 1 से काउंटिंग शुरू होती है, तो वैसे ही हिस्ट्री में जिन ऑर्डर में डेट्स को मेंशन किया हुआ है उन्हें कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द ईयर ऑफ जीसस बर्थ was assigned as year 1. The year before year 1 are known as before Christ or BC. The year after that are known as Anno Domini or AD, which means in Latin in the year of our Lord. अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि
पहला साल उसे लिया जाता है जब जीसस क्राइस्ट, जिनका बर्थडे मनाते हैं ना 25 दिसंबर को, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, उनका बर्थ हुआ था, उसे ईयर 1 के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जो ईयर जीसस क्राइस्ट जी के बर्थ से पहले थे उन्हें कहा जाता है बीसी, मतलब बिफोर क्रिस्ट। और जो उनके जन्म के टाइम पे, मतलब जब उनका जन्म हुआ उस टाइम और उसके बाद, मतलब उनके जन्म के बाद जो ईयर थे उन्हें एडी कहा जाता है। ओके, अप्लाइंग ज्योग्राफी टू इंटरप्रेट द पास्ट। अब आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो ये सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट है इसमें ज्योग्राफी भी है। बच्चों, हिस्ट्री को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, इसीलिए आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है। ओके, देखिए, अब आप किसी को मुंह से कहोगे, जैसे कि आप किसी से मार्केट गए और आप अपने फ्रेंड को आगे बताते हो कि मैं तो वहाँ गया, फिर मैं वहाँ पे घूमा, मैंने वहाँ पे खाया, मैंने फिर वहाँ पे मजा किया, फिर मैं उधर गया, इधर गया। तो अब अगर आप इस तरह से बोलोगे तो वो जिसको आप बता रहे हो वो कहेगा ये क्या बोल रहा है, इधर गया, उधर गया, वहाँ गया, वैसे गया। ठीक है, आप नाम नहीं बोल रहे, आप बस ऐसे बोल रहे हो उधर गया, इधर गया, वहाँ गया। तो आप पर्टिकुलर जब आप नाम बताओगे कि मैं लक्ष्मण झूला गया, राम झूला गया, त्रिवेणी घाट गया, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट का नाम बताओगे कि मैंने वहाँ बैठ के खाया, तो पता चल रहा है ना आप किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहे हो, है ना। आप यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब आप किसी को कहो कि रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी की रानी थी, अब आपने कह दिया कि हाँ झांसी की रानी थी, पर झांसी है कहाँ? कहीं आपको कोई पूछे झांसी कहाँ है और आप बोलो अमेरिका में, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। आपको पता भी तो होना चाहिए कि है कहाँ पे। अब आपने अपने घर का एड्रेस याद कर दिया, ठीक है, कि मेरा घर सुमन विहार, बापू ग्राम, गीता नगर, कहीं पे भी है। ओके, अब आपको एड्रेस तो याद है पर आपको पता नहीं है कहाँ पे, तो ये कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है। Geography is helpful in understanding the location of settlement, the movement of people, and the creation of states. Why did the earliest cities flourish near the banks of river? Discovery of monsoon. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ज्योग्राफी हमें बताने में हेल्प करती है कि लोग कहाँ रहा करते थे, लोग कहाँ से कहाँ मूवमेंट किया करते थे, स्टेट, सिटीज, ये सब कैसे बनी, मॉनसून, मॉनसून कैसे आया, कई तरह की चीज़ें हैं जिनमें ज्योग्राफी हमारी हेल्प करती है इतिहास को समझने में। Geography also tell us that about India has a long coastline with many harbors and natural ports. Himalayan mountain passes in the Himalayan range made it possible for people from Iran, Afghanistan and Central Asia to enter India. ज्योग्राफी हमें साथ में ये भी बताती है कि जो हमारे इंडिया है उसके आसपास, जो उसके बॉर्डर है उसके आसपास पानी का इलाका है, और जो हमारी हिमालयन रेंज है उस हिमालयन रेंज से की हेल्प से कई बार कुछ घुसपैठियों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया है। ये आप अपने आने वाले चैप्टर में अच्छे से समझ पाएंगे। टाइम एंड डेट्स। Historians have divided the past into 3 broad time periods to make the study more convenient. हिस्ट्री को और भी अच्छे से समझने के लिए हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया इनको 3 पार्ट्स में, हिस्ट्री को। ओके, ये हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड है हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज प्री हिस्ट्री? पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। वो ऐतिहासिक घटनाएं जिनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, मतलब लोग मुंह जुबानी कहते हैं कि ऐसा था, वैसा था, वैसा था, ऐसा था, पर उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, तो वो आता है प्री हिस्ट्री में। देन है प्रोटो हिस्ट्री, पीरियड ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन हैड सम semblance of written record but which are yet to be interpreted and understood. अब प्रोटो हिस्ट्री में बच्चों वो चीज़ें आती हैं जो रिटर्न तो है पर ना अभी भी समझी नहीं गई है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए कि प्रोटो हिस्ट्री में वो आता है जो रिटर्न में तो है पर अभी प्रूफ होना बाकी है। देन हिस्ट्री जो कि आप पढ़ रहे हैं, जो आपकी बुक का नाम भी है,
पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, वो रिटर्न रिकॉर्ड्स जो कि प्रूव्ड है। ओके तो बहुत सिंपल है, याद करना। प्री हिस्ट्री मतलब वो हिस्ट्री जिसके कोई रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री जिसके रिटर्न रिकॉर्ड है पर प्रूफ नहीं है। एंड देन ए हिस्ट्री जो रिटर्न में भी अवेलेबल है और साथ में प्रूफ्ड भी है। देन ए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को जानने के माध्यम। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब इसे जो हिस्ट्री के सोर्सेज है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आर्कोलॉजिकल लिटरली सोर्सेज। ओके आर्कोलॉजिकल में बच्चों वो चीज़ें आती है जैसे मॉन्यूमेंट्स, कॉइन हो गए, कोई टूल हो गए। लिटरली में वो सोर्सेज आती है जो लिखी हुई है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है ना आपका, लिटरेचर लिटरली मतलब होता है लिखी हुई चीज़ें। Archaeological sources, the study of the past examining the remaining materials is called archaeology। जब आप उन ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, आप उनके बारे में ज्ञान लेते हैं जो कि पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी कुछ बची हुई चीज़ें होगी जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, कोई पुराना बहुत सालों का पुराना सा खिलौना हो गया या कोई और चीज़ हो गई, तो उसे कहा जाता है आर्कोलॉजी। The people who study these remains are known as archaeologists और जो इन्हें पढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है archaeologist। Archaeological sources are buried under the ground and can be recovered by digging up the ground. This process of digging is called excavation। Okay। अब कई सारी पुरानी चीज़ें ऐसी है जो टाइम के साथ जमीन के अंदर दफन हो गई है। अब कई बार जो हमारे हिस्टोरियंस है वो वहाँ मतलब अगर कोई चीज़ दफन हो गई है तो उसको खोद कर फिर बाहर निकालते हैं। तो ये जो खोदने का प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि आप हैंडपम्प के लिए खोद रहे हो, वो खोदना नहीं, मतलब ऐतिहासिक चीज़ों के लिए अगर आप कोई खुदाई कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है एक्सकवेशन। Monuments include temples, mosques, tombs, churches, forts, palaces, stepwells and rock कट केव्स। ओके मॉन्यूमेंट्स में बच्चों हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स आती है, जैसे कोई बहुत पुराने पुराने हज़ार साल नहीं के 100 साल है 200 साल पुराने मंदिर, जैसे सोमनाथ टेम्पल हो गए, हमारे बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं हमारे जो बहुत पुराने हैं। तो ये सब ऐतिहासिक टेम्पल्स हैं। या और कोई पुरानी इमारतें जैसे कि लाल किला हो गया, ओके, कुतुब मीनार हो गया, ये सब मॉन्यूमेंट्स है ऐतिहासिक। ठीक है। The study of inscription known as epigraphy, inscription inform us about the life and reason of kings। बच्चों आज के टाइम पे तुम गूगल से पढ़ते हैं या हम फ़ोन में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, या हम बुक से पढ़ते हैं। पर पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इनके टाइम पे बुक नहीं हुआ करती थी, तो ये लोग ना किसी कागज़ तो नहीं, किसी पत्ते पे या किसी कपड़े के ऊपर लिखते थे और या किसी पत्थर के ऊपर लिख दिया, तो उन्हें कहा जाता था इंस्क्रिप्शन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड नुमिस्मैटिक। Hoards of coins have been recovered from different parts of the country। अब कॉइन्स की, पुराने कॉइन्स की स्टडी करने को कहा जाता है नुमिस्मैटिक। ओके और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्हें बहुत जगहों से और बहुत अलग तरह के सिक्के मिले हैं। The coins discovered were made of various metals like copper, bronze, gold, silver। आज के टाइम पे तो आप देखेंगे तो जो सिक्के होते हैं वो मेटल के होते हैं, पर पुराने जमाने में सोने चांदी के भी सिक्के हुआ करते थे। अभी मैं तो यहाँ पे पुराने सिक्कों की बात कर रही हूँ ना, पर अभी कुछ टाइम पहले ही 500 और 1000 के वो पुराने नोट बंद हुए। तो अब ना बेटा वो भी ऐतिहासिक चीज़ हो गई है। अगर आपके घर में आपको कहीं पे मिलते हैं, मम्मी पापा ने अगर संभाल के रख रखे हो एक दो नोट, तो आप देखेंगे तो आज की डेट में वो भी ऐतिहासिक चीज़ हो गई है, क्योंकि अब वो यूज़ नहीं होती है ना, पर कभी हम यूज़ किया करते थे। Global context, inscriptions of ancient time were written in many scripts and languages. The Egyptians developed one of the earliest script in history called hieroglyphs।
Okay, hieroglyphs involved pictographic representation of objects. Each object denoted a letter of the alphabet. अब इंस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी भाषा में हमें मिले, हिंदी या संस्कृत में, वो और देशों में भी बहुत अलग अलग भाषा में हिस्टोरियंस को मिले हैं। बच्चों, कहा जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता या सबसे पुराना सिविलाइजेशन इजिप्ट के लोगों का है। ओके, तो वहाँ के लोग पुराने टाइम पे कैसे लिखते थे, वो एनिमल्स को की इमेजेस बनाया करते थे, और हर एनिमल उनका किसी एक अल्फाबेट को डिनोट किया करता था। Artifacts. Artifacts are old pieces of things or belongings of people. They include pottery, jewelry, toys, seals, pieces of cloth, and other remains which the people use during the course of their lives. अब artifacts में क्या आता है? artifacts में वो चीज़ें आती है जो पुरानी चीज़ें लोग यूज़ किया करते थे, जैसे कि खिलौने या बहुत पुरानी तरह के कपड़े या गहने। ओके। Literary sources. Literary sources comprise all type of texts written on various materials. Our ancestors wrote on birch bark or palm leaf known as Bhojpatras. Literary sources inform us about the political, social, economic, religious, and cultural life of our ancestors. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखी चीज़ें, तो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग पाम के पत्ती के ऊपर लिखा करते थे, जिसे भोजपत्र भी कहा जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। और उनमें क्या लिखा होता था? उनके टाइम के राजा महाराजा के टाइम की इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशंस। लिटरेरी सोर्सेज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और इन सोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सेक्युलर, फॉरेन, रिलीजियस। रिलीजियस में क्या आते हैं? हमारे वेद, रामायण, महाभारत, पुराण। सेक्युलर में हमारे सेक्युलर चीज़ों में आते हैं हमारे धर्म सूत्रास, ओके, या चाणक्य जी की नीति। और फॉरेन में फैंग सुई, हुन त्सांग फ्रॉम चाइना। आप इन सब के बारे में ना बच्चों आगे आपके जो चैप्टर है उनमें आप पढ़ेंगे। सो आपके इस चैप्टर में आपको कई चीज़ों के बारे में बता रखा है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दे रखा है। हमने इस चैप्टर में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, साथ में हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री होती क्या है, उसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उनके फादर कौन है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा।